द केरला स्टोरी। मैंने ये मूवी कल देखी और आज आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ये मूवी क्यों देखना चाहिए, किस आधार पे देखना चाहिए, ये मेरा इस वीडियो का मकसद है। छात्र को भी देखना चाहिए, वैसे स्टूडेंट जो घर से दूर पढ़ने जाते हैं उनको भी देखना चाहिए, और ऐसे गार्जियन जिनके बच्चे घर से दूर जाते हैं उनको भी देखना चाहिए। ये जो हमारे नेता नगरी हैं, तमाम नेताओं को, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको भी देखना चाहिए, और जो सेकुलरिज्म का जामा पहनकर राजनीति करने निकले हैं उनको भी देखना चाहिए। इस फिल्म से कितना राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है, इसको अगर साइड रख दिया जाए तो हमें इस नज़रिए से भी इस फिल्म को देखना होगा कि किस तरीके से एक मशीनरी काम कर रही है। एक ऐसी मशीनरी जहां आप अपनी लड़कियों को पढ़ने भेज रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो उन्हें बरगलाने पर आतुर है। न केवल बरगलाया जाता है बल्कि उन्हें सब्जबाज दिखाकर, कभी डराकर, कभी धमकाकर, तो कभी ब्लैकमेल करके, तो कभी प्रेम के चुंगल में फंसाकर उन्हें यहाँ से दूर सीरिया और रेगिस्तान, ऐसे रेगिस्तान जहाँ आईएस जैसे दिग्भ्रमित लोग काम करते हैं, उनके लिए सेक्स स्लैब बनाकर भेज दिया जाता है। कहते हैं कि ये कहानी नहीं है, ये कड़वा सच है जो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन अगर सच इससे कम कड़वा भी है तब भी लगता है कि ये फिल्म हम आपको देखनी ही चाहिए। फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक माँ चिंतित होती है कि उसकी बेटी, बल्कि उसकी दादी भी चिंतित होती है कि उसकी बेटी उससे दूर जा रही है, नर्सिंग का कोर्स करने जा रही है। कहते हैं कि केरला में साक्षरता दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, और आज से नहीं, शुरू से है। तो ये पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखी कम्युनिटी किस तरीके से चुंगल में फंसती है, ये पूरी कहानी उसी से के लिए है। कैसे किसी को फातिमा बन जाना पड़ता है, कैसे कोई नीमा जबरन इस दलदल में भेजने के प्रयास में बचती है, और कैसे कानून के दरवाजे खटखटाती है, उसके बावजूद भी कानूनी मदद नहीं मिलता। फिल्म समाप्त भी क्या होता है, अक्सर फिल्मों में क्या होता है कि हीरो जीत जाता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म समाप्त हो रही है एक जंग के शुरुआत में, एक ऐसा जंग जिसमें हर वो लड़कियों को लड़ाई लड़नी होगी, हर वो गार्जियन इस लड़ाई का हिस्सा होगा, हर वो लोग जो धर्मांतरण को लेकर चिंतित हैं, भयभीत हैं, उन सब की लड़ाई समझ लीजिए इस फिल्म में शुरू ही हुई है, समाप्त नहीं हुई है। फिल्म का एंड पे तो हम बाद में आएंगे, हम शुरू करते हैं फिल्म की शुरुआत से। तो साहब, फिल्म की शुरुआत ऐसी है कि एक दादी और एक माँ चिंतित है कि उसकी लड़की नर्सिंग कोर्स करने जा रही है। लेकिन जैसे ही बात चिंता नर्सिंग कोर्स की नहीं है, चिंता है घर से दूर हॉस्टल में रहना। वही माँ ये कहती है, कहीं ना कहीं उसके मन में संतुष्टि है कि हॉस्टल में तो बहुत सारी बच्चियाँ होंगी और वो तो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट होगा। लेकिन आगे जस्ट इससे उल्टा होता है। जब वो लड़की, ये लड़कियां जब कॉलेज में एंटर करती हैं, नेशनल नर्सिंग कॉलेज में, तो वहाँ की दीवारें ओसामा जिंदाबाद के पोस्टर से पट्टी पड़ी रहती हैं। क्या कोई गार्जियन अपने बच्चे के एडमिशन से पहले वहाँ का माहौल देखना नहीं चाहेगा? ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक गार्जियन के रूप में हम सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट देखें कि वो किस एनवायरनमेंट का इंस्टीट्यूशन है। कहते हैं फैकल्टीज कई बार ऐसी होती हैं जो अर्बन नक्सल, अर्बन टेररिस्ट जैसा काम करती है। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। ये जो बरगलाने वाले लोग हैं, ये कोई पंचर लगाने वाले और साइकिल रिपेयर करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं। इस फिल्म में भी एक कैरेक्टर को डॉक्टर दिखाया गया है जिसने इस जो मुख्य किरदार है उसे प्रेग्नेंट करता है। प्रेग्नेंट करने के बाद गायब हो जाता है, और फिर उसे मौलाना द्वारा सलाह दी जाती है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो तो किसी और से शादी कर लो, और किसी और से निकाह पढ़ा दिया जाता है। फिर कैसे उसे हनीमून के ट्रिप पे भेजते हुए, और एक पूरी प्लानिंग होती है उसे सीरिया तक पहुंचाने की, और कैसे कैरेक्टर बदलते हैं बरगलाने वालों की, शोषण करने वालों की,
और किस प्रकार उसकी बच्ची उससे छीन ली जाती है और उसे सेक्स स्लैब बना दिया जाता है। ये कहानी में ये दिखाया गया है कि जो मुख्य किरदार ये लड़की है, ये वहाँ से भागती है और पुलिस के चुंगल में आती है। पुलिस इसके स्टोरी पर बिलीव नहीं करता। पुलिस को ये एहसास भी होता है, पुलिस टीम में जो लोग इंट्रोगेशन करने वाले हैं उन्हें एहसास भी है कि ये लड़की सही भी है, लेकिन फिर वही है, कानून आड़े आ जाता है। उनका कहना है कि ये तुम आतंकवादी हो ये साबित तो होता है, लेकिन तुम आतंकवादी नहीं हो ये साबित नहीं होता है। जिस तरीके से फिल्म के मध्य जो वो मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर है जो कहती है कि तुम कौन से ईश्वर को मानते हो, शिव को? अरे वो अपनी पत्नी जब उनकी मर गई तो हाथ में लेकर पूरा संसार घूमे थे। जो ईश्वर खुद अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? इसलिए एक ही है अल्लाह जो रक्षा करता है, अल्लाह केवल हमारी हिफाजत कर सकता है। किस तरीके से उससे प्लानिंग की तहत उन लड़कियों से छेड़खानी की जाती है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और उन्हें हिजाब का उपयोगिता समझाया जाता है कि अगर तुम हिजाब पहनते तो तुम्हारे कपड़े नहीं फाड़े जाते, और अल्लाह बुर्का के माध्यम से बलात्कार से बचाता है। कैसे उदाहरण दिया जाता है कि तुम कैसे ईश्वर को मानते हो, कृष्ण, जिसे हर लड़की से प्रेम हो जाता है। इस फिल्म में ये बताने की कोशिश हुई है कि तुम किस राम को मानते हो जिसकी पत्नी को रावण ले जाता है और जो खुद सक्षम नहीं है उसे वापस लाने के लिए जानवरों की और बंदरों की, बानरों की जरूरत होती है, और तुम तो उस बानर की पूजा भी करते हो। किस प्रकार से जोजक का डर दिखाकर, वहाँ के जलन और तापमान के डर दिखाकर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम्हारे माँ बाप तो काफिर हैं, जब तक तुम उन्हें पत्थर नहीं मारोगे, उन्हें थूकोगे नहीं, तब तक तुम्हारा इस्लाम में होना उतना बढ़िया नहीं होगा, मतलब तुम अल्लाह के उतने करीबी नहीं होगे। पूरा ग्रुप जैसे काम कर रहा है। मुझे नहीं मालूम ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई केरला से आईएस के चुंगल तक पहुंच जाता है तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा, कोई ना कोई तो ग्रुप होगा। राजनीतिक रूप से अब तक होता ये रहा है कि राजनीति जो है और राजनीतिज्ञ जो हैं ऐसे ग्रुप के पोषक रहे हैं। हिंदुस्तान में अब कुछ बदलता हुआ ये दिख रहा है कि अब राजनीतिक मंचों से क्या, इवन खुले मंच से प्रधानमंत्री तक ये बात को कह रहे हैं कि आखिर केरला स्टोरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष उसे ना देखने की सलाह दे रही है, उसे बैन किया जा रहा है। एक खबर ये भी आई है कि कलकत्ता में आइनॉक्स में ये चल रहा था तो देखने वाले दर्शकों तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर ये है कि यूपी जैसे राज्य में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। सवाल यह नहीं है कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल यह है कि बैन अगर है और किया जा रहा है तो किन आधारों पे किया जा रहा है। अगर कुछ बैन होना चाहिए तो बैन होना चाहिए क्या, वैसे माहौल, ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग जो इन लड़कियों को बरगलाते हैं। एक पूरी स्टोरी, पूरी फिल्म जैसे आप देखो तो एकदम फ्लैश बैक में चल रहा है। एक मुख्य किरदार अपने इंट्रोगेशन में वो सब चीज़ों का जिक्र कर रही है जो उसके साथ हुआ। कैसे एक तड़पती हुई माँ, एक तड़पती हुई दादी, कैसे एक बेबस बाप जो वेंटिलेटर तक चले जाता है, कैसे एक लड़की को सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि वो जो गुट है, वो जो ग्रुप है, वो जो लड़का है इम्प्रूडेंट होता है और इसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है। अपने साथ सीरिया ले जाने को तैयार है, ले जाने को लगा ही रहता है, लेकिन ये लड़की जाने को तैयार नहीं होती। तो क्या होता है, गीतांजलि को सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि अन्य देशों के, कई देशों के सर्वर से एक साथ उसके न्यूड वीडियो और फोटोज अपलोड किए जाते हैं। खैर, बीच की जो स्टोरी है जहाँ ये लोग लड़कों के उस ग्रुप के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी जाते हैं, डिस्को जाते हैं, डांस करते हैं, डिनर होता है और उनके परिवार में आना जाना प्रारंभ होता है। सवाल यह है कि इन बच्चियों को भी मैच्योर होने की आवश्यकता है, हम आपको भी मैच्योर होने की आवश्यकता है कि हम जिस एज ग्रुप में हैं और हम जिस मकसद से कॉलेज पहुंचे हैं, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारा मकसद है। पढ़ाई के बीच ट्रिप करना, क्लास से बंक
मारकर इन लड़कों के साथ बीच पर जाना, डिस्को में जाना, नाइट आउट करना, और ये सब रहा है जिसके कारण से इन लड़कियों को ऐसा होना पड़ा, ऐसा झेलना पड़ा। ये पूरी फिल्म कहते हैं कि सच्ची स्टोरी पर आधारित है। इसके किरदारों के संबंध में भी बताया गया है और इनके परिवार के इंटरव्यू भी लिए गए हैं। हालांकि मुख्य किरदार की मां ने इसे न दिखाने का रिक्वेस्ट किया था फिल्म मेकर से। सवाल यह है कि हम देखें, लेकिन हमको पूरी मैच्योरिटी है देखना होगा। इसमें बहुत सारे बोल्ड सीन भी हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कुछ पार्ट जो है वो पॉर्न है, और वो शायद इस स्टोरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे दिखाए बिना शायद फिल्मकारों की नज़र में भी ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती थी। वो आतंकी जो रेगिस्तान में हैं, जो अस्थायी गुफाओं में रहते हैं, उन्हें उनकी सेक्स ज़रूरतों के लिए किस तरीके से सेक्स स्लेव की ज़रूरत होती है, और वो मुहैया कराने के लिए कैसे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, आपके आस पास में, आपके पड़ोस में एक गुट उनके पैसों पर काम कर रहा होता है, जो धर्मांतरण कराकर आपको वहाँ भेजने और उनके लिए सेक्स स्लेव मुहैया कराने के कार्यों में लगा होता है। ये फिल्म पूरी तरह से उसी बात पे बेस्ड है, लेकिन फिर मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये आम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को देखना चाहिए जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं विधानसभा लोकसभा में। वो कहीं ना कहीं इतनी सॉफ्ट होती है कि ऐसे गुट को मौका मिल जाता है आपके बालिग नाबालिगों को बहकाने में। इस पूरी फिल्म में अगर देखा जाए तो एक बात तय है कि हमारे बच्चे ब्रेन वॉश हुए, लेकिन क्यों हुए? हम जब पहली बार परिवर्तन दिखने लगा कॉलेज में, आखिर उन माँ बाप ने किन परिस्थिति में बच्ची को वापस कॉलेज भेजा? जब पहली बार वो अपने अपने घर आए थे हिजाब लगाकर। अब हिसाब ये लगाना है साहब कि जब हिजाब पहली बार दिखना प्रारंभ हुआ था तो फैमिली को चिंतित होते हुए उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने थे, लेकिन तब तक मामला शायद हाथ से निकल चुका था। कैसे इसमें मौलवी का किरदार दिखाया गया है, कैसे इसमें ऐसे लड़कियों की कहानी बनाई गई है कि जो वो लव जिहाद में फंसे हैं और उन्हें अपने घर से आकर, मतलब एक ऐसे मुकाम पे वो लड़कियां आ गई हैं जो न पीछे लौट सकती थी न आगे जा सकती थी। और यहाँ इसमें 3 किरदार जो हैं लड़कियां, एक कैथलिक है, ईसाई है, हिंदू है, उनके संबंध में यही दिखाया गया है कि तीनों को ही लग रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो बस पीछे लौट नहीं सकती थी, पीछे लौटने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका अब्दुल ऐसा नहीं है। लव जिहाद की क्या हकीकत है, ऐसे मामले में जो लोग पीड़ित हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये फिल्म एक तरीका है जो हम उनके कहानियों में घुस पाएंगे। इन्हें बैन लगाने से किसको कितना राजनीतिक फ़ायदा होगा, या इन्हें टैक्स फ्री करके दिखाए जाने से किसको कितना राजनीतिक फ़ायदा होगा, ये तो बात का विषय है। आम जन के रूप में केवल इतना ही कहना है कि जो सत्ता, सरकार या विपक्ष इस फिल्म के देखने या न देखे जाने से को चिंतित है, उन्हें वास्तव में चिंतित इस बात से होना चाहिए कि क्या ऐसा कोई गुट काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, और ऐसे गुट पर लगाम लगाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो मुस्लिम हैं, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद वो असहज हों, लेकिन उन्हें भी इस बात की चिंतन करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई गुट काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से कर रहा हो, किसी भी मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ बेरोज़गार लड़के जो पैसों के लिए इस काम को कर रहे हैं, या कुछ मौलवी धर्म में अंधे होकर इस काम को कर रहे हैं, मिशन के तहत मिशनरी ऐसा काम अगर कर रही है, तो ये पहले चिंतन का विषय है कि ये नहीं होना चाहिए। मेरे ऐसे तमाम मित्र जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, वो अगर पहली नज़र में मेरे इस वीडियो को ये समझें कि मैं एक हिंदू हूँ इसलिए ऐसा रिव्यू दे रहा हूँ,
तो उन्हें पहले ये समझना होगा कि हम एक इंसान हैं, और वो चाहे इस्लाम के मानने वाले या किसी अन्य धर्म या हिंदुज़्म को मानने वाले किसी भी लड़की किसी के लिए सेक्स स्लैब नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कोई प्रक्रिया है, ऐसा कोई गुट है, ऐसा कोई मिशन चल रहा है, तो सर्वप्रथम हमें उस मिशन के खिलाफ होना होगा, ना कि मेरे या आपके या हिंदू या मुस्लिम होने के। इस फिल्म में जो दिखाया गया है, अगर वो सच्चाई से परे है, तो कोशिश ये हो कि आगे से ऐसा कोई सच ही नहीं आए जिस पे की फिल्में बनाई जा सकें इस तरीके की। लेकिन अगर इस फिल्म में 50% भी सच्चाई है, तो हमें 100% चिंतित होने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि ये फ़िल्म अगर वैन है तब भी देखिए, ये फ़िल्म अगर टैक्स फ्री है तब भी देखिए, आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं तो भी देखिए, आगे OTT प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो तब भी देखिए। और देखिए तो इसलिए देखिए कि कहीं ऐसी घटनाएं आपके आजू बाजू में तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी घटनाएं आपके बच्चों के साथ तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी घटनाएं आपसे जुड़े किसी लोग के साथ तो नहीं हो रही। और ये फिल्म इसलिए भी देखिए कि अगर भविष्य में आप राजनीतिक में किसी पद पर पहुँचे, तो आप अपने स्तर पे जितना संभव हो प्रयास जरूर इस दिशा में करें कि ऐसे धर्मांतरण वाले गुट, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता है भारत में, तो हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ये हमारी खूबसूरती ज़रूर है, लेकिन हर धर्म किसी दूसरे धर्म को दबाने और उनके लोगों का धर्मांतरण बहका कर, फैला कर, फुसला कर या डर दिखाकर ना करें, इस बात का चिंतन हम और आपको करना होगा। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। मैंने अपना रिव्यू दिया है आपको इस वीडियो के माध्यम से द केरला स्टोरी पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये रिव्यू जैसा मेरा नज़रिया है उस नज़रिए से पसंद आएगा। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोशिश हो तो मुझे इतना मजबूत करें कि मैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना पाऊँ जहां अपनों से अपनी समस्या की, आप सबकी समस्या की बात की जा सके। धन्यवाद। संघर्ष।